जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है डिस्पैचर का। डिस्पैचर क्या है? हमें पता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के अंदर या मल्टी टास्किंग सिस्टम्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल टास्क्स के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली स्विच करना पड़ता है। ठीक है, स्विचिंग ऑफ प्रोसेसेस इज मेड सो फ्रीक्वेंट। ठीक है, हमें उसको बहुत फ्रीक्वेंटली मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग करना पड़ती है। तो इसके लिए उसको एक स्पेशल प्रोग्राम की या एक स्पेशल मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ सकती है जिसको हम डिस्पैचर कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है? ये बेसिकली गिव कंट्रोल ऑफ सीपीयू टू प्रोसेस सेलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म स्केजुलर। हमें पता ना शॉर्ट टर्म स्केजुलर क्या करता था कि फ्रॉम द रेडी क्यू जो मल्टीपल प्रोसेसेस मौजूद हैं, किसी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करके सीपीयू के पास ले आता है फॉर द एग्जीक्यूशन। अब आप लोग शायद समझ सकते हैं कि मल्टीपल प्रोसेसेस आपकी जो है ना रेडी क्यू में मौजूद होते हैं और आपका सीपीयू बहुत ज़्यादा आपके सीपीयू को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सेलेक्ट करना पड़ सकता है प्रोसेसेस को फ्रॉम द रेडी क्यू। यानी कि शॉर्ट टर्म स्केजुलर का काम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो है ना होता है, तो उसको हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है आपका डिस्पैचर। ठीक है, क्या करता है इसने एक्सप्लेन भी किया है कि स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट का ख्याल रखना, यूज़र मोड में स्विच करना। आप देखें ना, आपके मोड्स भी थे ना, कर्नल मोड, आपका यूज़र मोड, ये स्विचिंग इतनी फ्रीक्वेंटली हो रही है। कोई भी सिस्टम कॉल आती है, कोई भी इंटरप्ट आता है, तो जो है ना उसको हैंडल करने के लिए कर्नल मोड में जाना पड़ सकता है, उसको हैंडल करके वापस आना और जो प्रोसेस चल रहा था उसको रिज्यूम करना। अच्छा, ये प्रोसेस चल रहा है, अब किसी और प्रोसेस पे फ़ौरन स्विच करना है। इस दौरान दोबारा कोई सिस्टम कॉल आ गई, इस दौरान कोई इनपुट आउटपुट जो है ना टास्क करना पड़ गया, उस प्रोसेस को ब्लॉक करना है। आप शायद समझ रहे हैं मेरी बात को कि एक ही टाइम के अंदर किसी को ब्लॉक, तो किसी को रनिंग स्टेट में, तो किसी को टर्मिनेटेड स्टेट में, तो कभी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज़र मोड से कर्नल मोड में मूव करना पड़ सकता है। यानी कि इतना ज़्यादा ये फ्रीक्वेंटली स्विचिंग होती है, तो हमें क्या चाहिए होता है वहाँ पे? डिस्पैचर। उसने सेकंड लास्ट पॉइंट पे एक्सप्लेन भी किया कि डिस्पैचर शुड perform its functions very quickly because it has to perform an action in every process switching। हर तरह के प्रोसेस स्विचिंग में ज़रा और इसको डिटेल से देखें ना कि प्रोसेसेस दो तरह के होते हैं, सिस्टम के प्रोसेस होते हैं, यूज़र के प्रोसेस होते हैं, उनके आगे थ्रेड्स हो सकते हैं। तो आपको शायद बात समझ आ रही है कि हर तरह के प्रोसेसेस का ख्याल रखना, उनके थ्रेड्स का ख्याल रखना, उनकी सीपीयू शेड्यूलिंग का ख्याल रखना, उनकी इनपुट आउटपुट का ख्याल रखना, यानी कि उनको ब्लॉक करना है, उनको टर्मिनेट करना है, ये सारे के सारे काम आपका डिस्पैचर जो है ना बड़ा फ्रीक्वेंटली कर रहा होता है। इसके बाद अगर हम देखें, अब हमारे पास आता है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया या स्केजुलिंग क्राइटेरिया। हमारे पास क्या है आखिर? हम लोग कोई भी एल्गोरिदम अगर फॉलो करते हैं, हम लोग जो है ना शेड्यूलिंग करते हैं किसी भी एल्गोरिदम के तहत, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है सीपीयू यूटिलाइजेशन। शेड्यूलिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइज हो। ऐसी स्केजुलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं कि आपका सीपीयू किसी वजह से आइडल रहे, यानी कि सीपीयू का टाइम ज़ाया हो। ऐसी शेड्यूलिंग का कोई फ़ायदा नहीं अगर सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं हो रहा। हमने पहले भी बात की कि जहाँ पे सीपीयू का टाइम ज़ाया होगा वहाँ आपका सिस्टम बेकार हो जाता है। दैट मीन्स कि वो कोई इफ़ेक्टिव सिस्टम नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। देखें वो क्या बताते हैं, सीपीयू मस्ट रिमेन बिजी एज पॉसिबल सो दैट वी हैव इट्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। यानी कि होना इसकी रेंज क्या है? 0 से लेकर 100%। यानी कि सीपीयू आपका 0% यूटिलाइज हो सकता है से लेके 100% तक यूटिलाइज हो सकता है। ठीक है, रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर क्या होता है कि जो है ना जो सीपीयू यूटिलाइज होता है वो 50% के करीब करीब या इससे थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये वो सिनारियो है जहाँ पर लाइटली लोडेड सिस्टम, मींस के सिस्टम पे ज़्यादा लोड नहीं होता, बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोसेस नहीं होते। और वो सिस्टम्स जो हैविली लोडेड होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, कई प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, वहाँ तकरीबन 95% के करीब जो है ना इसकी यूटिलाइजेशन होती है। कहने का मकसद कि सीपीयू आपका मैक्सिमम
जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके वो आपका CPU यूटिलाइज हो, आइडल ना रहे। ठीक है, आइडल कब होगा? जब वो प्रोसेसिंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम टाइम पॉसिबल ये होना चाहिए कि वो जो है ना CPU यूटिलाइज हो रहा हो ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा आपने स्केजुलिंग क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, ऐसा आपने एल्गोरिदम सेलेक्ट करना है। ठीक है, अ लोड ऑफ प्रोग्राम्स ऑन अ सिस्टम अफेक्ट्स CPU यूटिलाइजेशन। ठीक है, अगर लोड ज़्यादा होगा तो CPU ज़्यादा यूटिलाइज होगा। ठीक है, और हेविली लोडेड सिस्टम्स के अंदर ही इसको अचीव किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात आपके शायद जहन में आ सकती है कि 100% क्यों नहीं पॉसिबल। इसका एक रीज़न ये भी है कि जब आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे तो ज़ाहिरी सी बात है कि आपको उन प्रोसेसेस के बीच में स्विच भी करना पड़ेगा। बेशक बहुत कम टाइम लगता है स्विच करते हुए भी, लेकिन जब आप स्विच कर रहे होंगे तो उस दौरान आपका CPU नहीं एग्जीक्यूशन कर सकता। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी एग्जांपल दी थी। फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाया, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और नॉक होता है, मुझे कोई बाहर बुलाता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये प्रोसेस 1 है, नॉक हुआ, कोई इंटरप्ट आया। अब ऐसा भी नहीं कि नॉक होते साथ ही बाहर में एकदम चला गया, नॉक हुआ, देखा कि कौन आया। अब जब नॉक हुआ तो मैंने आपको पढ़ाना स्टॉप कर दिया। मैं यानी कि आपको पढ़ा रहा हूँ, CPU यूटिलाइज कर रहा है प्रोसेस को, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन नॉक हुआ, मैंने आपको पढ़ाना स्टॉप कर दिया। मेरी अटेंशन नॉक पे गई कि किसने नॉक किया है, किसी ने मुझे बाहर बुलाया। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर पहुंचा। अब रुकने से लेके बाहर पहुंचने तक ना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ना मैं बाहर वाले की बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं कर क्या रहा था? लेट से बाहर वाला जो बंदा मुझे बुलाने है वो प्रोसेस 2 है, मैं प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 पे स्विच कर रहा था। तो स्विचिंग के दौरान भी मुझे कुछ टाइम लगा। मैं P2 की यानी कि बाहर जो शख्स था उसकी बात सुन के वापस अंदर आया। वापस जब मैंने उसकी बात कंप्लीट सुन ली, उसके बाद मैं रूम में एंटर हुआ और डाइस तक पहुंचा और फिर मैंने लेक्चर स्टार्ट किया। प्रोसेस 2 से बात कंप्लीट होने के बाद से लेकर डाइस तक पहुंचने तक भी, यानी कि P2 से P1 पे मूव करने में भी मुझे टाइम लगा। तो उस दौरान भी मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा था, मीन्स कि इस दौरान भी CPU यूटिलाइज नहीं हो रहा था। इसीलिए 100% इसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो सकती, 100% ये यूटिलाइज नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ टाइम तो इसको स्विचिंग में भी लग जाता है। इसीलिए दोबारा फर्स्ट पॉइंट देखें कि CPU मस्ट रिमेन एज बिजी एज पॉसिबल। ठीक है, ताकि मैक्सिमम आपका CPU यूटिलाइज हो सके। सेकंड आता है पॉइंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन। आपके पास मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज होते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप शेड्यूलिंग ऐसी ही करो कि जो है ना कुछ रिसोर्सेज पे बर्डन पड़ जाए और कुछ रिसोर्सेज इस्तेमाल ही ना हो। मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, उनको मुख्तलिफ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा बर्डन चंद रिसोर्सेज पे पड़ गया और चंद रिसोर्सेज फ्री के फ्री पड़े रहे हैं। ऐसी शेड्यूलिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, all available resources are utilized in such a way that the load on all the resources remains balanced। ऐसा नहीं कि सबको R1 R2 ही की ज़रूरत है, R3 R4 को कोई पूछ नहीं रहा, या R3 R4 फ्री के फ्री ही है और सारा बर्डन R1 R2 के ऊपर है। ऐसी शेड्यूलिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखें, they should not arise a situation where certain resources are heavily loaded while the others are sitting idle। मैंने ये बात अभी आपको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर दी। In addition to considering CPU utilization, अब देखें जो ऊपर वाली बात इसने की, यानी कि CPU यूटिलाइजेशन तो देखनी है, लेकिन आपने मेमोरी की यूटिलाइजेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की यूटिलाइजेशन और मुख्तलिफ रिसोर्सेज, इन सब को आपने इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है और इन सब को बैलेंस करके आपने जो है ना ऐसी शेड्यूलिंग करनी है कि ये तमाम रिसोर्सेज बैलेंस्ड अंदाज से इस्तेमाल हो। देखिए मेमोरी क्या है, रिसोर्स है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, रिसोर्स है ना। तो वही बात आ गई कि ऐसा ना हो कि चंद रिसोर्सेज पे ज़्यादा बर्डन है, उन पे लोड है और बाकी जो है ना वो आइडल रह रहे हैं। ऐसी शेड्यूलिंग नहीं होनी चाहिए, जबकि बैलेंस्ड शेड्यूलिंग होनी चाहिए। फिर वो बताता है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या है कि आपके एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं, 10 सेकंड में कितने प्रोसेस चले, इसको थ्रूपुट कहते हैं। अब देखिए उसने सेकंड थर्ड पॉइंट बड़ा अच्छा बताया। अगर आपके बड़े प्रोसेस होंगे तो इसका मतलब है थ्रूपुट कम होगा ना। मिसाल के तौर पे आपके पास 1 मिनट में 2 प्रोसेस हैं,
और 1 मिनट में 2 प्रोसेस चले, P1 और P2, P1 30 सेकंड्स का है और P2 30 सेकंड्स का है। अगर आपके प्रोसेसेस बड़े होंगे तो इसका मतलब है 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड्स में खाली 2 प्रोसेस चले। लेकिन अगर इसी के ऑपोजिट क्या होता, शॉर्टर प्रोसेस होते और फॉर एग्जांपल वो 1-1 सेकंड के होते, तो 60 सेकंड में आपके 60 प्रोसेस चल गए थे। ठीक है, तो ये वो बात कर रहा है कि ये थ्रूपुट होती है, ये आपके जो है ना प्रोसेसेस की लेंथ पे डिपेंड करती है। प्रोसेस अगर लॉन्ग प्रोसेसेस होंगे तो जो है ना उसकी थ्रूपुट कम होगी, और अगर शॉर्ट प्रोसेसेस होंगे तो उसकी थ्रूपुट ज़्यादा होगी। ठीक है, उसने 4th पॉइंट पे ये भी बता दिया कि इसको जो है ना कंप्यूट या कंसिडर किया जाना चाहिए हमारे प्रोसेसेस की एवरेज लेंथ की बेसिस पे। हम जब शेड्यूलिंग के जो है ना सिनारियोस पढ़ेंगे तो हमने एक पॉइंट हमने थ्रूपुट भी निकालना होगी, हमें एंड पे थ्रूपुट भी कैलकुलेट करना होगी। वो देखेंगे किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, बड़ा सिंपल से इसका तरीक़ाकार है। और सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे वो होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या है? बेसिकली ये वो टाइम है कि जब आपका प्रोसेस सिस्टम में दाखिल हुआ से लेके जब तक वो कंप्लीट हुआ। सिस्टम में दाखिल कैसे हुआ? सिस्टम में दाखिल होने से मतलब क्या है, जो पहले भी हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे ही वो रेडी क्यू में आ गया, जैसे ही वो मेन मेमोरी में आ गया, रेडी क्यू में आ गया, इसका मतलब है सिस्टम में दाखिल हो चुका है। से लेके जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाता, वो तमाम टाइम टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। अब शायद आप समझ सकते हैं उसने कितना टाइम, यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कितना टाइम मेमोरी में वेट किया, कितना टाइम उसने रेडी क्यू में वेट किया, कितना टाइम उसने एग्जीक्यूशन में लगाया। अगर वो किसी वजह से ब्लॉक हुआ तो इनपुट आउटपुट कब उसने परफॉर्म की, दोबारा रेडी क्यू में लगा, वहाँ कितना वेट किया, फिर बकाया उसने एग्जीक्यूशन की, वहाँ कितनी टाइम लगा इसे से लेके यानी कि टर्मिनेट होने तक। ये सारा का सारा टाइम कहलाता है आपका टर्न अराउंड टाइम, प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम। दाखिल हुआ सिस्टम में से लेके ख़त्म होने तक जितना भी टाइम, इस दौरान जो भी उसने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, वो तमाम का तमाम टाइम ऐड करके ओवरऑल टाइम कहलाता है आपका टर्न अराउंड टाइम। कंप्यूटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग टाइम विद द प्रोसेस व्हेन अ प्रोसेस इज टर्मिनेटेड फ्रॉम द टाइम इट वाज क्रिएटेड। देखें ना, जब क्रिएट होने से लेके जब ख़त्म हुआ ना उस टाइम में से माइनस करते हैं जब ये क्रिएट हुआ था, तो बीच में जो आंसर बचता है आपका, अच्छा ये हुआ जी 10 सेकंड पे क्रिएट हुआ था और 50 सेकंड पे ख़त्म हुआ, तो 50 - 10 यानी कि इसने ओवरऑल 40 सेकंड्स लिए। सिस्टम के अंदर ये 40 सेकंड्स रहा, क्रिएट हुआ, मेमोरी में आया, रेडी क्यू में आया, एग्जीक्यूट हुआ या ब्लॉक हुआ, फिर रेडी क्यू में आया, फिर एग्जीक्यूट हुआ और ख़त्म हो गया। तो ये सारा टाइम ओवरऑल टाइम कहलाता है टर्न अराउंड टाइम। जब भी हम लोग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले कंप्यूट करेंगे एवरेज टर्न अराउंड टाइम या टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कैलकुलेशन की बेसिस पे हमारे आगे जो है ना कैलकुलेशंस फिर हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया के, अच्छा एक चीज़ ऊपर रह गई कि ऐसा जो है ना क्राइटेरिया होना चाहिए, ऐसे आपकी शेड्यूलिंग होनी चाहिए कि थ्रूपुट उसकी अच्छी निकले। ठीक है, और ऐसा जो है ना शेड्यूलिंग क्राइटेरिया एक और इसका है टर्न अराउंड टाइम का, कि ऐसी शेड्यूलिंग होनी चाहिए कि उसका टर्न अराउंड टाइम जो है ना कम से कम निकले, कम से कम टाइम के अंदर वो कंप्लीट हो रहा हो। ऐसा नहीं कि प्रोसेसेस के टर्न अराउंड टाइम बहुत ज़्यादा हैं, दैट मीन्स कि इफेक्टिव शेड्यूलिंग नहीं हुई भी, प्रोसेस आया ना तो जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए, ये इसका मतलब है। वेटिंग टाइम, रेडी क्यू के अंदर आपके प्रोसेस ने कितनी देर वेट किया, देखें उसके उन तमाम टाइमों का, उन तमाम वक्तों का सम, मतलब सम ऑफ टाइम पीरियड्स स्पेंट बाय अ प्रोसेस वेटिंग इन द रेडी क्यू। प्रोसेस सिस्टम में दाखिल हुआ, रेडी क्यू में आ गया, अभी एग्जीक्यूशन का वेट कर रहा है, अभी वेट कर रहा है कि इसकी बारी आए, यानी कि इसको एग्जीक्यूशन का चांस मिले, यानी कि इसको CPU असाइन हो, इसके लिए जो वेट कर रहा है इसको वेटिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, इसमें वो टाइम नहीं होता कि जिस दौरान ये ब्लॉक हुआ होता है। अब देखें क्या हो सकता है, P1 आया रेडी क्यू में, ठीक है, अब ये वेट करे इसको CPU मिले, ये वेटिंग टाइम है इसका। 5 सेकंड वेट किया, CPU मिल गया, ऑलराइट। कुछ देर चला, ब्लॉक हो गया,
अच्छा ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हुए कितना टाइम लगा उसको हम नहीं कंसिडर करते, वापस रेडी क्यू में आ गया और फिर इसने 10 सेकंड वेट किया कि इसको, और 10 सेकंड के बाद इसको सीपीयू मिला। पहले इसने वेट किया था 5 सेकंड, फिर इसको सीपीयू मिला था, दोबारा रेडी क्यू में आया था और इसने अब वेट किया 10 सेकंड, यानी कि पहले 5 और अब 10, यानी कि 15 सेकंड इसने ओवरऑल रेडी क्यू में वेट किया। तो ये इसका वेटिंग टाइम कहलाता है। ऐसा एल्गोरिदम होना चाहिए, ऐसा जो ऐसे स्केजुलिंग होनी चाहिए कि कम से कम प्रोसेस को वेट करना पड़े, कम से कम प्रोसेस को वेट करना पड़े और जल्द से जल्द उसकी बारी आए। ऐसा जो है ना आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होना चाहिए। फिर बताता है रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम बेसिकली क्या होता है? द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द सबमिशन ऑफ अ रिक्वेस्ट एंड द टाइम व्हेन फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड। अब प्रोसेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपकी रेडी क्यू में आया, फर्स्ट टाइम उसको सीपीयू की तरफ से रिस्पॉन्स कब मिला था, वो कहलाता है रिस्पॉन्स टाइम। प्रोसेस मौजूद है रेडी क्यू के अंदर लेकिन उसको एग्जीक्यूशन के लिए चांस ही नहीं मिला, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब उसको चांस मिलेगा तो वो कहलाता है रिस्पॉन्स टाइम। टाइम टेकन बाय अ सिस्टम टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू यूजर्स रिक्वेस्ट। आपका प्रोसेस दाखिल हुआ, जो है ना मेमोरी में आपकी रेडी क्यू में आ गया। अब आप ज़ाहिरी बात है रिक्वेस्ट कर रहे हो ना कि उसको सीपीयू मिले, तभी तो वो रेडी क्यू में आया है। तो जो उसको रिस्पॉन्स मिलेगा फ्रॉम द सीपीयू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो कहलाता है रिस्पॉन्स टाइम। इंटरैक्टिव सिस्टम्स के अंदर अब देखें यहाँ पर एक और डिस्कशन यहाँ इन्होंने कर दी कि आपके पास ना मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स होते हैं। अब है इंटरैक्टिव सिस्टम जिसमें आपको रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा बेहतर चाहिए होता है। इंटरैक्टिव है ना, आप सिस्टम को इनपुट देंगे, उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करेगा, फिर आप उसको इनपुट देंगे, फिर वो रिस्पॉन्स करेगा। मींस कि आपका सिस्टम का इंटरेक्शन बार बार हो रहा है। तो वहाँ पे टर्न अराउंड एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होना चाहिए। वहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होना चाहिए कि कम से कम उसका रिस्पॉन्स टाइम हो, ताकि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो यूज़र की और सिस्टम की। यहाँ पर एक और बात कि आप डिफरेंट किस्म के सिनारियोज़ के हिसाब से देखते हैं। किसी सिनारियो में वेटिंग टाइम कम होना चाहिए तो किसी सिनारियो में रिस्पॉन्स टाइम जो है ना बेहतर से बेहतर होना चाहिए। कहीं पर टर्न अराउंड टाइम की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, कहीं पर थ्रूपुट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। तो आपके पास मुख्तलिफ सिनारियोज़ में मुख्तलिफ किस्म के क्राइटेरियाज़ हैं जिनको आप फुलफ़िल करेंगे तो आपकी स्केजुलिंग कामयाब कंसिडर की जाएगी। फिर आपके पास एक सिनारियो आता है प्रिडिक्टेबिलिटी का। ऐसी स्केजुलिंग होनी चाहिए कि आप प्रिडिक्ट कर सको कि आपके पास प्रोसेस जो है ना उसका, जैसे चलें आप पहले मैं ये स्लाइड्स वाली बात बता रहता हूँ। रिप्रेजेंट्स कंसिस्टेंसी इन द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। प्रिडिक्टेबिलिटी जो होती है ना इंटरैक्टिव सिस्टम्स के अंदर, हम कहते हैं कि इसका जो है ना कंसिस्टेंसी क्या है। कंसिस्टेंसी क्या है कि कितनी देर बाद उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, प्रोसेसेस को ओवरऑल रिस्पॉन्स कितनी देर बाद मिल रहा है। अच्छा ओवरऑल 5 सेकंड बाद आपके हर प्रोसेस को रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो ये कहलाएगी प्रिडिक्टेबिलिटी। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अच्छा ओवरऑल सिस्टम में ना हर प्रोसेस को इतनी देर बाद रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये कहलाती है आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी। जितने भी यूज़र्स हैं वो कंसिस्टेंसी को प्रेफर करते हैं ना। देखिए मैंने क्रोम ओपन किया तो मुझे पता हो ना कि ये 2 सेकंड बाद ओपन हो जाएगा। अब मुझे पता ही नहीं है कि मैं गूगल क्रोम पे क्लिक करूँगा ये 10 सेकंड बाद खुलेगा कि ये 100 सेकंड बाद खुलेगा, मेरे किसी काम का नहीं। मुझे पता है कि मैं टीम्स पे क्लिक करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मेरा 1 सेकंड बाद ओपन हो जाएगा। मैं किसी भी और सॉफ्टवेयर पे क्लिक करूँगा तो इतने टाइम बाद मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, ये मुझे इतने टाइम बाद रिस्पॉन्स करेगा। उसी सिस्टम को हम इस्तेमाल करना चाहेंगे ना। सपोज करें कि आप मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज़ करें, आपने व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक किया है, आपको नहीं पता कि वो कब जवाब देगा, अभी 1 सेकंड बाद दे देगा या 1-2 मिनट बाद जवाब देगा। तो आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना नहीं चाहोगे। तो आपके मोबाइल फ़ोन पे जैसे iOS है या एंड्रॉयड है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसने प्रिडिक्टेबिलिटी देखी हुई है, उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी अच्छी है कि वो आपको यानी कि यूज़र को क्या कह सकते हैं, रिस्पॉन्स जो है ना, एक एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आपको पता है कि मेरा मोबाइल इतने टाइम में रिस्पॉन्ड करता है, इसकी ये स्पीड है। तो ये क्या है, इसका मतलब उसने प्रिडिक्टेबिलिटी वहाँ पर इम्प्लीमेंट की हुई है कि यूज़र प्रेडिक्ट कर सकता है कि आप कहते हैं ना मेरा लैपटॉप जी फास्ट है, मेरा लैपटॉप स्लो है, मेरा मोबाइल तो बहुत फास्ट है, या मेरा मोबाइल तो बहुत स्लो है। आप प्रेडिक्ट कर लेते हो कि मेरा
मेरे मोबाइल के ऊपर या मेरे लैपटॉप के ऊपर प्रोसेसेस कितने कितने टाइम बाद उनको रिस्पांस मिलता है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फेयरनेस, ऐसा ना हो कि कुछ प्रोसेस हैं वो चली जा रहे हैं और बाकी कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहे। हर प्रोसेस को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फॉर द एग्जीक्यूशन। ऐसा नहीं कि जो है ना 4-5 प्रोसेस हैं वही बार बार चली जा रहे हैं, उन्हीं के बीच में साइकिल चल रहा है, बाकी प्रोसेसेस को कभी जो है ना CPU असाइन ही नहीं हो रहा, कभी उनको एग्जीक्यूशन का मौका ही नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए तमाम प्रोसेसेस को फॉर द एग्जीक्यूशन। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के अंदर ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो है ना मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में फेयरनेस होनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। और लास्ट है प्रायोरिटी, के प्रोसेसेस के चलने की कोई प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। ऐसा देखिए, अगर सिर्फ फेयरनेस को देखेंगे तो कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जिनका चलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगी फिर प्रायोरिटी कि अच्छा ठीक है, हर प्रोसेस को CPU असाइन करने से बेहतर है कि आप प्रायोरिटी सेट कर दो, जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है वो पहले चले, जिसकी इंपॉर्टेंस कम है वो बाद में चले, जिसकी इंपॉर्टेंस कम है वो बाद में चले, जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है वो पहले चले। तो इस तरह का भी आपका क्राइटेरिया हो सकता है। कहने का मकसद ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टारवेशन, मैं वो उस पर बात करके जो है ना लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। स्टारवेशन से मुराद ये कि एक प्रोसेस है, सिस्टम में दाखिल हुआ और उसको कभी CPU मिला ही नहीं। आम ज़ुबान में इसके ना स्टारवेशन के फॉर एग्जांपल कोई भूख प्यास से जो है ना वो चीज़ होती है स्टारवेशन के, एक शख्स उसको जी लोग हैं उनको कभी खाना पीना नहीं मिला तो वो स्टारवेशन का शिकार होकर फॉर एग्जांपल वो चले गए दुनिया से। तो यहाँ भी क्या है कि आपका प्रोसेस है, सिस्टम में दाखिल हुआ, अगर उससे कभी भी CPU असाइन नहीं होगा तो वो स्टारवेशन का शिकार हो जाएगा, यानी कि वो कभी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। बस ख्याल रखने के प्रोसेसेस आपके स्टारवेशन का शिकार ना हो, मींस के कभी ना कभी उनको CPU ज़रूर असाइन हो। अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो पहले असाइन हो, अगर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो चलो बाद में कभी असाइन हो जाएं। तो ये आपके पास मुख्तलिफ क्राइटेरियाज थे स्केजुलिंग के। अगर हम बात करें इसको तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है और इसके मुख्तलिफ क्राइटेरियाज बताएं। एक ये क्वेश्चन, बाकी जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इसके हवाले से लाजमी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, इसके हवाले से लाजमी एक आध क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लाजमी आता है। डेफिनेशन आ जाती है, कोई छोटा मोटा क्राइटेरिया आ जाता है। और आखिरी बात ये कि वेटिंग टाइम हम बार बार देखेंगे अपने जो है ना स्केजुलिंग के अंदर, टर्न अराउंड टाइम बार बार देखेंगे, और थर्ड चीज़ हमारे पास हम थ्रूपुट बार बार देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इन 3 चीज़ों को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ज़रूरी है जहाँ तक चैप्टर का ताल्लुक है, और जहाँ तक डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स का ताल्लुक है उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव में लाजमी आता है। इसमें से एक आध क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है पूरा क्राइटेरिया, और एक क्वेश्चन आ सकता है ना कि फॉलोइंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें ब्रीफली एग्जाम्पल के साथ, तो उसमें भी यहाँ से कोई एक टॉपिक उठा के वो आपसे पूछ सकता है। और शुरू में जो थी ये डिस्पैचर की डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव में, और प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का क्या फ़र्क है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इन डेफिनेशंस की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे हमारे पास जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स आएंगे वो कुछ हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव होंगे और कुछ हमारे पास प्रीएम्प्टिव होंगे। तो इसको भी लाजमी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए। फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग इसके बाद जो देखेंगे, अब हमारे पास एल्गोरिदम्स आएंगे, और एल्गोरिदम्स में हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स, बर्स्ट टाइम क्या होता है ये देखेंगे, गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल सा है, इसको देखेंगे। अराइवल टाइम होता है, अराइवल टाइम, इसको देखेंगे कि अराइवल टाइम क्या होता है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह ताला यहाँ से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स, और कोशिश करेंगे कि इनको प्रैक्टिकली सॉल्व करें। मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स अब आने लगे हैं तो इनको हम लोग कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला इसके हवाले से डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।